जो नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए, आप सबके सब दिव्य आत्माएं हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज हम लोग एक अलग तरह का बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। और आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को इसके बारे में उतना अच्छे से जानकारी नहीं है, जो चीजें मैं अभी बताने वाला हूँ। आप लोग के पास ऐसे पेशेंट जरूर आएंगे या आते होंगे, तो आप लोग ना न्यूरोलॉजिस्ट के पास ऐसे रेफर कर देते हैं या स्पीच ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेज देते हैं कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन वो मालूम होना चाहिए कि वो है क्या। इसी कड़ी में मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ। को होस्ट इसलिए कि नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है। यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दिया हूँ। तो मैं अभी ब्रेकनेस एफेसिया, इस पे हम बात करने वाले हैं। अफेजिया का मतलब क्या होता है? अफेजिया ये होता है कि कोई भी बात करते टाइम उसका लैंग्वेज का लॉस हो जाना, वो बोल ही नहीं पा रहा है, या फिर उसका बोलने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल जाता है। पहले इंसान अच्छे से बोलता था, लेकिन कोई इंजरी हो गया, एक्सीडेंटल केस हो गया, या फिर बॉडी में जो यूरिया बढ़ गया, क्रेटिनिन बढ़ गया, उसके वजह से किसी ना किसी तरह से जो अपने ये ब्रोकाज एरिया है वहां पे स्पीच सेंटर पे उसका इफेक्ट होता है, और उसके वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। तो अफेजिया जो रहता है वो ब्रेन का कुछ पार्ट में डैमेज हो जाता है, जो हमारे लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। जैसे मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कभी मैं मराठी में बोलता हूँ, कभी संस्कृत में बोलता हूँ, कभी इंग्लिश में बोलता हूँ, अलग अलग भाषाओं में मैं बात करता हूँ। तो अगर ब्रेन में डैमेज हो जाता है जो लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, तो उसके उस बीमारी को बोलते हैं अफेजिया। ठीक है। और वो भी कब होता है? जब एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद इंसान ठीक से बोल नहीं पाता है, पैरालिसिस हो जाता है। बहुत सारे कंडीशन है जिसमें इंसान का लैंग्वेज का, बोलने का तरीका बदल जाता है। इसमें ब्रेन से रिलेटेड है। अब आप लोग बोलेंगे शरद पवार जी का मुंह में वो कैंसर है, वो भी बोल नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है। या नीतीश कुमार जी है गुटखा डाल के और बोल नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है। वहां पे ब्रेन से जो प्रॉब्लम होती है उसको अफेजिया बोलते हैं। मुंह में गुटखा है या मुंह में ओरल कैंसर हो गया है और बोल नहीं पा रहे हैं, लैंग्वेज क्लियर नहीं हो रही है, वो अलग बात है। वो तो यहाँ पे माउथ का हो गया, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। या फिर वो कुछ खा रहे इसीलिए, जो लोग जैसे जुबा केसरी ये विमल खाते हैं, उन्होंने मुंह में डाला हुआ है
और आजकल बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी वो उसका प्रचार कर रहे हैं। तो वो खा के और कुछ बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रहे, वो अलग बात है। यहाँ ब्रेन में इंजुरी होती है, इसलिए उसको अफेजिया बोलते हैं। तो ये अफेजिया जो होता है ये ब्रेन इंजरी का सेकेंडरी सिम्टम्स हो सकता है, या ब्रेन में डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं। डीजनरेशन मतलब वहां पे कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वह ज्यादा इफेक्ट होता है राइट की तुलना में। जो लैंग्वेज, अब आप अपने आप को देखिए कि आपका राइट साइड किस साइड है, लेफ्ट साइड किस साइड है। तो लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है राइट साइड की तुलना में। तो लैंग्वेज फंक्शन जो होता है वो धीरे धीरे ना लेफ्ट हेमिस्फीयर के नीचे नीचे जाने लगता है। 96 से 99% लोग जो राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड मतलब जो सीधे हाथ से लिखते हैं, उनको ये ज्यादा होता है जो लेफ्ट हेमिस्फीयर पे ये हो रहा है। और 60% लेफ्ट हैंडेड को होता है। अफेजिया का सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम मतलब बहुत सारी बीमारी का समूह। तो ये होता है कि एब नॉर्मल लैंग्वेज होने लगना, बोलने का तरीका बदल जाना, या इंसान रिपीटेशन करता है, एक ही बात को बार बार बोलता है, बार बार बोलता है, या फिर उसको समझाने का कोशिश करता है लेकिन वो समझ नहीं पाता है और समझा भी नहीं पाता है। और इररिलेवेंट, कहाँ से कहाँ तक कोई बात कह रहा है उससे अचानक वो कहीं और जाता है, फिर वो बोलते हुए कहीं और जाता है। ये सब अफेजिया, ब्रेन में कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। इसी तरह से न्यूरो एनाटोमिकल जो सबस्ट्रेट होता है लैंग्वेज का, वो होता है कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रिहेंशन और आवाज बोलना, ब्रेन में क्या रहता है कि लैंग्वेज का प्रोडक्शन होता है। दिमाग सोचता है, समझता है, फिर बोलता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ हम लोग सुन के हमको समझ आता है। जैसे कि आप लोगों ने ये मूवी देखा था, पीके नाम का मूवी देखा था आमिर खान का, कि वो दूसरे ग्रह से आता है, एलियन होता है आमिर खान। उसने कभी धरती की भाषा नहीं देखी थी। मैं उसे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो उसने धरती की भाषा नहीं सुनी थी, तो वो किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उसका लेके पूरा उसकी भाषा को एक्सेप्ट कर लेता है। पीके का मूवी आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरह से हम जो भी बोलते हैं, जो लैंग्वेज सीखते हैं, अब जैसे जापानीज बच्चे हैं वो जापानीज भाषा ही बोलेंगे, चाइनीज बच्चे हैं वो चाइनीज भाषा बोलेंगे, अरबी लोग हैं वो अरबी भाषा बोलेंगे, उर्दू लोग हैं वो उर्दू बोलने वाले लोग उर्दू भाषा बोलेंगे, भोजपुरी बोलने वाले लोग भोजपुरी बोलेंगे, गुजराती बोलने वाले। तो जो ऑडिटरी इनपुट रहता है और लैंग्वेज का डिकोडिंग होता है ब्रेन में, उस हिसाब से सुपीरियर टेम्पोरल बोन जो होता है उसमें वो कलेक्ट होता है सारा मेमोरी। उसी तरह से पैराइटल लोब जो रहता है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए, टेम्पोरल लोब में वो डिकोडिंग होता है लैंग्वेज का और ऑडिटरी इनपुट से वहां तक जाता है। पैराइटल लोब में एनालिसिस होता है हमारे ब्रेन का, कि हमने क्या सुना, क्या समझा, और वो एक तरह से डिकोडिंग होके स्टोर होता है हर चीजें। बचपन से जो संस्कार मिले, जो चीज सुना है, अगर किसी ने गालियां सुनी है तो उसके दिमाग में वो गालियां आ जाएंगी। किसने केवल राम राम या इस्लाम की बातें सुनी है, जो आयतें पढ़ी हैं कुरान की, जैसे मदरसा में लोग सुनते हैं, उसके दिमाग में वो डिकोडिंग होता है वही चीज, सुन के भी और लैंग्वेज की तरह से। और एक्सप्रेशन जो होता है उसका जो रहता है वो फ्रंटल लोब में होता है, कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। फ्रंटल लोब में वो सोचा जाता है कि हमें किस तरह से, जो पैरेटल लोब में जो डिकोडिंग है टेम्पोरल लोब में, उसके हिसाब से फ्रंटल लोब में ये सोचा समझा जाता है कि हमें अब क्या बोलना है। और ये बहुत माइक्रो सेकंड में इतना फास्ट ये सारा चीज होता है। ब्रेन जो है वो कितने सेकंड, कितने मिलियन सेकंड में वो हर चीजें सोचता है, समझता है और बोलता है। ब्रेन से वो सारी चीजें निकलती है। तो ये सारी चीजें जो रहती है ये न्यूरो एनाटॉमिकल सबस्ट्रेट रहता है लैंग्वेज का, कि क्या बोलना है, क्या समझना है, क्या करना है, ये चीजें रहती है। उसी तरह से फिर वो डिसेंडिंग एरिया में आए तो कॉर्टिको ओबुलर ट्रैक्ट जो रहता है, या इंटरनल कैप्सूल रहता है, या ब्रेन स्टेप रहता है, या मोडिटरी इफेक्ट्स होता है बेसल गैंग्लिया का और सेरेबेलम का। उस हिसाब से फिर वो ब्रेन में पूरी ये चीज होती है, मतलब कोऑर्डिनेशन होता है ब्रेन के अलग अलग जगहों से। तो उससे फिर इंसान कुछ बोलने का कोशिश करता है। तो कुछ लोग जो रहते हैं, अफेजिया होता है अगर ब्रेन में इंजरी हो गया, या शॉक बैठा, किसी को बहुत प्यार करते हैं और उसका डेथ हो गया, तो जो काम शोक भयाद वायु, वायु का प्रकोप होता है, और बहुत ज्यादा डिप्रेशन की वजह से ये अफेजिया जैसे चीजें हो जाती हैं। कुछ लोग तो अपने आप रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को
लैंग्वेज थेरेपी या आयुर्वेद की चिकित्सा बहुत जरूरी होती है ताकि वो अच्छे से बोल पाए। अब जो हम लोग है ब्रेकनेस अफेजिया, ये एक सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है। ये हो सकता है कि ब्रेन में स्ट्रोक आया, स्ट्रोक आया तो मतलब ब्रेन का पैरालिसिस आगे की स्टेज होगी। स्ट्रोक का मतलब दो तरह का होता है, जैसे बीपी बहुत हाई हो गया, बीपी हाई होने की वजह से रक्त वाहिनियां फूट गई, एक ये हो सकता है। या बीच में एम्बुलस हो गया, एम्बुलस मतलब कुछ ना कुछ रुकावट हो गया, एयर से भी हो सकता है या फिर थ्रोम्बस से हो सकता है। तो वो रुकावट की वजह से ब्रेन में इस्चेमिक चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वहां पे सूखना, सूख रहा है, और फिर उसके आगे की स्टेप है इन्फाक्शन होना, वो पूरी तरह से डैमेज हो गया, परमानेंट डैमेज, इन्फाक्ट हो गया। ऐसे कंडीशन में ये जो ब्रेन का जो मैंने बताया कि टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, फिर पीछे सेरेबेलम और बेसल गैंग्लिया, ये सब में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, इंसान फिर सोच नहीं पाता है और वह अफेजिया वाली कंडीशन में चला जाता है। इस तरह से ब्रेन में कहीं ब्रेन ट्यूमर हो गया तो ये संज्ञा व स्त्रोतस जो है इसमें कहीं ना कहीं अवरोध हो गया, तो ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। या हेड इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम का एक बीमारी रहता है, उसमें ब्रेन में इन्फेक्शन होता है। या मेनिंजाइटिस हो गया, ब्रेन में फीवर हो गया। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से अफेजिया हो जाता है। इसी तरह से डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया में, डिमेंशिया तो रहता है कि परमानेंट मेमोरी लॉस होने लगता है, उसमें इंसान को कुछ याद ही नहीं रहता है, वो मतलब बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। तो ये फिर आगे जाके प्राइमरी अफेजिया, बोलने में तकलीफ और सोचने में तकलीफ, और वो उसका स्मृति नाश हो जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। धीरे धीरे ये कंडीशन बिगड़ती जाती है, 2-2 साल के बाद तो इतना ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। आप लोगों ने वृद्धाश्रम में या बूढ़े लोगों को देखा होगा कि वो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, कुछ टेंशन वगैरह रहते हैं उनको, एट्रोफिक चेंजेस रहते हैं, तो वो बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, उनके ब्रेन में डैमेज होता है। या फिर कुछ बूढ़े लोगों को आप देखेंगे कि वो कुछ अलग तरह का बात करने लगते हैं। या फिर ग्रह बाधा भी होती है, उसमें भी होता है। या फिर यूरिया क्रेटिनिन बढ़ गया, उसमें भी होता है। बहुत ज्यादा हाई बीपी है, जैसे 300 से 200, ऐसे हाई बीपी है, अटैक जैसा कंडीशन है, उसमें भी इंसान इररिलेवेंट टॉकिंग करता है। लेकिन वो कुछ चीजें रहती है वो टेम्पररी रहती है, बीपी कंट्रोल किया इंसान ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मतलब ये ज्यादा कंडीशन खराब है तो ब्रेन के सेल्स जो है वो विकृत काम करने लगते हैं। कभी कभी हर्पिस सिंप्लेक्स होता है, हर्पिस सिंप्लेक्स एनसेफेलाइटिस, मतलब जो इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है वो ब्रेन में गया, एनसेफेलाइटिस, तो इंसान कोमा में चला जाता है, सेप्टिसीमिया में रहता है। तो उन सब के वजह से ब्रेकनेस अफेजिया टाइप का ये बीमारी हो जाता है। इसमें इंसान क्या रहता है कि वो कंफ्यूजन में रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है कि वो जैसे हॉस्पिटल में है कि घर में है, उसकी वाइफ है कि उसकी पत्नी है। वो जागता है, देखता है, सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन कंफ्यूज्ड रहता है। वो मतलब इस दुनिया में कनेक्टेड नहीं है हमसे। सिजोफ्रेनिया जो रहता है, पागलपन, उसमें तो इंसान को वो अलग ही दुनिया में रहता है, पागलपन वो अलग है। लेकिन ये इसमें इंसान को पता है लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है और कंफ्यूजन में चला जाता है। तो इस तरह से इंसान जो है वो बोल नहीं पाता है, या फिर उसको बोलने में तकलीफ होती है, कंटिन्यू बोल नहीं पाता है। या फिर वो नाम नहीं बोल पाता है, या फिर रिपीटेशन करता है। उसको ना समझने में बहुत टाइम लगता है कोई भी बात, लिखने में और पढ़ने में उसको तकलीफ होती है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें ब्रोकाज एरिया में भी अगर ये हो रहा है तो उसके वजह से क्या होता है कि पेशेंट ना कोई भी भाषा को समझ नहीं पाता, उसके दिमाग में जाता ही नहीं है। उसी तरह से वो बोल पढ़ नहीं पाता है, उसी तरह से उसको डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे बहुत सारे और भी कंडीशन है, मैं और भी टाइप के अफेजिया पढ़ाऊंगा। लेकिन ब्रेकनेस अफेजिया जो रहता है इसमें बोलने का जो है जो वो ना वर्बल आउटपुट है वो या तो बढ़ जाएगा या फिर नॉर्मल रहेगा। स्पीच प्रोडक्शन के लिए उसको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, या फिर एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। बूढ़े लोगों को आपने देखा होगा कि वो बोलते टाइम बहुत ताकत लगाते हैं और थोड़ा सा ही शब्द बोल पाते हैं। उसी तरह से उसके जो बातें रहेंगी, बोलने की बातें, वो मीनिंगफुल नहीं रहेंगी। ये कंडीशन में ब्रेकनेस अफेजिया में बोलने की बातें मीनिंगलेस रहेंगी, और वो ऐसे बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, क्या बोल रहा है उसको भी नहीं पता है, वो कंफ्यूज्ड है पेशेंट, और समझने वाले को भी समझ नहीं आ पा रहा है।
इसी तरह से इसमें ये रहता है कि उसको समझ के बोलने में तकलीफ होती है ना। वो उल्टी सीधी बातें भी करता है। ऐसे कंडीशन मैंने ग्रह बाधा में देखी है। मैंने एक बच्चा देखा था 10 साल का। उसके दादाजी की आत्मा उसमें प्रवेशित हो जाती थी। एलोपैथी के डॉक्टर्स ने साइकेट्रिस्ट के पास भेजा और उसके बाद में उसको पागल खाने में रख दिया था। लेकिन किसी ने कहा कि आप आयुर्वेदिक चिकित्सा कराइए। तो जो वैद्य जी कर रहे थे वो मुझे बुलाए और बोले आप दैव व्यापाश्रय चिकित्सा करिए। तो मैंने कुछ हवन वगैरह किया था। ये 2007 की बात है, 2007 की बात है। तो उसके ब्रेन में, एमआरआई में, ये ब्रैकनेस अफेजिया था। ब्रेन में डैमेज हो गया था कुछ कुछ भाग में, मतलब चोट लगने की वजह से हुआ था। और उसके बच्चे की दादाजी की आत्मा उसके शरीर में प्रवेशित हो जाती थी। जहां पर भी छिद्र होता है, जहां पर विकृति होती है या फिर अशुद्धता होती है, वहां पे पितृग्रह अटैक कर देते हैं। तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, फिर त्रयोदशी के दिन, कुछ कुछ दिनों में वो ज्यादा अटैक होता था। और पितृपक्ष में तो बहुत ज्यादा अटैक होता था। तो बच्चा पर जब अटैक होता था ना, तो 10 साल का बच्चा क्या है, वो 10 लोगों को जो उसको पकड़ के बांध के रखे हैं, 10 लोगों को उठा के फेंक देता था। इतनी स्ट्रेंथ आई थी, क्योंकि आत्मा की शक्ति बहुत ज्यादा रहती है। और उसके दादाजी की आत्मा जैसे वो बोलती थी वही वो बच्चा बोलता था। जैसे कि ये बीमारी होने के पहले वो बच्चे ने कभी गुटखा दारू वगैरह नहीं पिया होगा, लेकिन वो जब उसके दादाजी की आत्मा आती थी तो वो शराब मांगता था, बीड़ी मांगता था। जैसे दादाजी मांगते थे वही सारी चीजें। तो कुछ लोग बोले इसको साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम है, लेकिन आत्मा थी वो, आत्मा थी। फिर जैसे अभी 10 साल का बच्चा इंटर कोर्स या सेक्स की बातें कैसे करेगा जिसने कभी देखा नहीं है। आज न सब हो गया है ये। जियो का जो 2GB डाटा हो गया है, आज लोगों को ज्यादा मालूम है। 2007 में देखिए तो मोबाइल बहुत कम लोग यूज करते थे। तो नॉर्मल लोग को ये सारी बातें नहीं मालूम होती थी, जो बड़ों को मालूम है। तो उसके दादाजी जैसे बात करते थे। और जो बच्चे की माँ है उन्होंने दादाजी की सेवा नहीं किया कभी, वो उनको छोड़ के बाहर चले गए। तो वो तड़प तड़प कर रहे और फिर मर गए। तो उनकी माँ का बर्ताव बहुत ही बेकार था, बच्चों का बेकार था। और इसीलिए वो अतृप्त आत्मा शरीर में घुस जाती थी। मतलब मुझे ये कहना है कि ब्रेन में डैमेज भी हुआ था और आत्मा का भी प्रवेश हुआ था। बाद में उसके लिए हवन वगैरह किया गया, जो जो वो मांगते थे वो सब दिया गया, शमशान में जाके पूजा वगैरह किया गया। तो वो चले गए, फिर वो बच्चा ठीक हो गया। उन्माद अपस्मार की चिकित्सा किया, फिर वो ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है कि या तो वो कोई शब्द को सुन नहीं पाता पेशेंट, या फिर वो शब्दों को समझ नहीं पाता। जैसे हम बोलेंगे वर्ड का ब्लाइंडनेस हो गया। मतलब वो शब्दों को समझ ही नहीं पा रहे, कितना भी उसको बोलो। अचानक ही हुआ है। पहले इंसान ठीक था, लेकिन ये अचानक हुआ है कि वो शब्दों को समझ ही नहीं पा रहा है, या शब्दों को सुन नहीं पा रहा है। ये दो तरह के कंडीशन रहते हैं। तो इंसान ऐसे कंडीशन में क्या करता है कि वो एक ही बात को बार बार बोलेगा। जैसे उसने कुछ बोला, कोई वाक्य बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसने ऐसे सोच के बोला। तो फिर वो यही बातों को 1 लाख बार बोलेगा, दिन भर बोलते रहेगा। किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन वो रिपीटेशन करेगा। और उसको खुद भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, ये भी बात है। तो इसके वजह से, और वो लिखने में उसको असमर्थता होगी, वो ठीक से लिख भी नहीं पाएगा। अब ऐसे जो पेशेंट आते हैं ब्रेकनेस अफेजिया के, तो इसमें हम चिकित्सा क्या करें? या तो आवाज रुक रही है, या फिर लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वाक संग ऐसा हो रहा है, और वाक संग हो रहा है क्योंकि वो लैंग्वेज बोल नहीं पा रहा है। तो आयुर्वेद में इसको हम लोग वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति का उदान वायु से को रिलेट करते हैं। तो वाक संग अगर देखें तो वात के नानात्मक व्याधि में चरक संहिता में बोला है। इसी तरह से वाग्भट में भी अफेजिया बोला है, वाक संग ऐसे चीज मिलते हैं जिसमें एक्सप्रेशन की जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वाक संग, मतलब वो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, वाक का संग हो गया, अवरोध हो गया। ऐसे कंडीशन वाग्भट जी ने भी बताया है। इसी तरह से जो एक्सप्रेशन है वो समझने पे रहता है, हम इंसान क्या समझ रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, क्या नाम रख रहे हैं, या एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें होते हैं जो समझ लेते हैं कि इंसान नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। अफेजिया जो रहता है वो कभी कभी लैंग्वेज एरिया जो ब्रेन में है वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, इसके वजह से भी हो सकता है। तो ये ब्रेन का हायर मेंटल डिसफंक्शन है, बुद्धि भ्रंश, इसको भी समझना चाहिए।
और वाक संघ जो है, इंसान बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के कुछ कुछ जगहों पे जो स्पीच सेंटर है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, जो पूरा कोऑर्डिनेशन है वो क्योंकि टेम्पोरल लोब में जो सुना हुआ बात है वो स्टोर होगा, उसका डिकोडिंग होगा लैंग्वेज का। फिर पैराइटल लोब में कुछ काम होगा, फिर फ्रंटल लोब में सोचेगा, समझेगा, कॉम्प्रिहेंशन करेगा, और फिर वो सेरिबेलम में जाता है, पूरा बैलेंस करके फिर वो बोलता है। ये सारा चीज में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, वाक्संग हो रहा है, या फिर पक्षाघात भी हो रहा है ना। पक्षाघात जैसे मैंने कहा स्ट्रोक के कारण हो सकता है, इंसान फिर उसमें भी ऐसे ही रहता है। वाक्संग और भी बीमारियों में रहता है, जैसे अल्जाइमर्स में, पार्किंसन में, या ओल्ड एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस। तो वो सब जीनेटिक मेडिसिन में आता है, जरा चिकित्सा में आता है। ठीक है, तो हमारे आयुर्वेद में वाक्संग और पक्षाघात ये अलग अलग बीमारियां बताई हैं, और अस्थि विकार भी बताया है चरक संहिता में, वाग्भट में। तो जो स्पीच डिसऑर्डर, जो मेन यहाँ अफेजिया में बता रहा हूँ, स्पीच डिसऑर्डर जो रहता है वो कभी कभी अर्धित में भी रहता है, मतलब मुंह का पैरालिसिस हो गया, या बेलिस पाल्सी हो गया, उसमें भी हो सकता है। तो जो हेमिस्फेयर जो रहता है, डोमिनेंट हेमिस्फेयर जो रहता है वह अफेक्टेड रहता है, लेफ्ट हैंडेड लोगों का और राइट हैंडेड लोगों का अलग अलग जगहों पे अफेक्टेड रहता है। तो अर्दित जो है चरक संहिता में बताया है, वाग्भट ने वाग्भट ने भी अर्दित बताया है, और मॉडर्न में हेमिप्लेजिया अफेजिया ऐसा बताया गया है। हेमिप्लेजिया मतलब ब्रेन में एक साइड का पूरा ये हो गया, पैरालाइज्ड। अब हम कुछ भी बात करते हैं तो उसमें प्राण वायु और उदान वायु दोनों का सहयोग रहता है, क्योंकि प्राण वायु जो है वो हमारे पूरे बुद्धिन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, उन सबको कोऑर्डिनेट करता है। वह जरूरी होता है कोई भी बात को समझना, बोलना, कॉग्निशन होना, वाक प्रवृत्ति को लिए प्राण वायु चाहिए। उदान वायु तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंद्रियों को जागृत करना, इंद्रियों की जो भी कार्य है वो कौन करता है? ज्ञानेंद्रियों की कार्य, सेंस ऑर्गन्स की, वो तो प्राण वायु करता है। तो अभी प्राण वायु से ही इंसान सोचेगा। चिंतन विचारो हम देहम संकल्पम एवं च यत् किंचन मनसो तदर्थम ह्यर्थ संज्ञकम, ऐसे जो आत्मा के कर्म है या मन के कर्म है, मन के कार्य, सॉरी, चिंतन चिंतन करना, विचार करना, ऊह करना, जो मन के कार्य है वो कौन करता है? तो प्राण वायु करता है। उदान वायु तो केवल उसको मतलब वाक प्रवृत्ति, वो बोलने में सपोर्ट करता है। प्राण जो है वह, प्राण वायु जो है वो इंद्रिय, बुद्धि, और जो हमारे लैंग्वेज है उसको समझने में बहुत जरूरी होता है। जो लोग सुबह उठ के ब्राह्म मुहूर्त में पढ़ाई करते हैं उनकी प्राण वायु बहुत ही अच्छी रहती है, इसलिए हमारे सारे रसायन सुबह रसायन काल में देने के लिए बोला है, क्योंकि वो प्राण वायु को अच्छा करता है। और ये जो अफेजिया जैसी बीमारियां हैं सारी, यह सब सुबह के टाइम पे अगर हमने दवाइयां दिया तो वो जल्दी रिकवर करेंगी। अगर पेशेंट लेट तक सोता है तो वो प्राण वायु नहीं जागृत होगा, इंसान फिर वो कार्य नहीं कर पाएगा। हृदय इंद्रिय चित्त धृक जो है वो किसका है? प्राणो अठतर मूर्धगा, है ना। और जो भी कार्य है मतलब प्राणवायु का, वो पंच ज्ञानेंद्रियों का कार्य है, वह सब प्राणवायु करता है। उदान वायु जो है वो तो एक्सप्रेशन, थॉट्स का एक्सप्रेशन में बहुत सहायता करता है, या फिर सेंटेंसेस बना के बोलने में। वो नाभि से निकलता है, नासा नाभि गलांश चरित उरः स्थानम उदानस्य नासा नाभि गलांश चरित वाक प्रवृत्ति प्रयत्नो बल वर्ण स्मृति क्रिया। वह केवल उसको पुश करता है सेंटेंस को बना के बोलने के लिए, और एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज ये सब में उदान वायु करता है। लेकिन सारा कार्य प्राण वायु का है, सारे ज्ञानेंद्रिय वहां है। मन का कार्य, सोचना, विचार, ऊह, ध्येय, संकल्प, ये सब कौन करता है? तो प्राण वायु रहता है। तो यहाँ पे प्राण और उदान दोनों अफेक्टेड रहते हैं अफेजिया में। संप्राप्ति अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्राण वायु है, उदान वायु है, और कहीं ना कहीं व्यान वायु का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें। अगला अगर हम लोग धातु देखेंगे तो मज्जा धातु सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो स्थान ही है मज्जा का। फिर स्नायु, शिरा और संधिया। संधि मतलब ये नहीं कि ज्वाइंट्स हमारे, संधि का मतलब है इंद्रिय और मन की संधि। इंद्रिय जो पंच ज्ञानेंद्रिय है और हमारे मन की संधि, वह अफेक्टेड है। मन और आत्मा के बीच की जो संधि है वो अफेक्टेड है। फिर उसके बाद में अपने इंद्रिय अधिष्ठान है, इंद्रिय अधिष्ठान और इंद्रिय जो है पंच ज्ञानेंद्रिय के जो ब्रेन में साइट्स हैं उनका संधि, ये सारे जो है वह अफेक्टेड रहते हैं। अब इसको मॉडर्न की भाषा में आप लोग न्यूरो और ऐसे चीजें बोल सकते हैं
आयुर्वेद में तो हम लोग संधि बोलते हैं, इंद्रिय और मन की संधि, मन और आत्मा की संधि, ऐसे जो संधियां है उसमें अफेक्ट रहता है। और ये मध्यम मार्ग की व्याधि है, या क्योंकि मर्म और मस्तिष्क में है तो मध्यम मार्ग की व्याधि है। और इसमें मर्म मर्मास्थि संधिगत ये व्याधि ऐसा माना जाता है। और इसमें सिराएं इन्वॉल्व रहती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज है वो इन्वॉल्व है। वाक इंद्रिय जो है हमारा, बोलने वाला जो इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब वो सारे सेंटर्स, ब्रेन में जो सेंटर्स हैं बोलने वाले, स्पीच सेंटर वगैरह वो। और हमारा ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व हो गया, जीवा में जो जो नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, सारा सिस्टम। या फिर अर्धकायम, अगर पैरालिसिस है तो आधा शरीर भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तब ट्रीटमेंट क्या करना है? अभी अफेजिया है, इंसान बोल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूजन में है। और क्यों हुआ है? तो उसका कहीं ना कहीं आघात हुआ है, मानसिक आघात, शारीरिक आघात की वजह से ब्रेन के कुछ कुछ सेंटर्स में ये अफेजिया हो गया है, कि ब्रेन का कार्य नहीं हो पा रहा है, कि वो बोल नहीं पा रहा है। बोलना चाहता है, शब्द भी है उसके पास, आवाज भी नहीं गई है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट करके बोल नहीं पा रहा है, शब्द बना के बोल नहीं पा रहा है, कुछ घटना होने के बाद। तो इसमें प्राण वायु और उदान वायु जो हमको बोलने में सहायता करते हैं, और जो मज्जा धातु है उस पे काम करना है। वाक सन की जो चिकित्सा बताइए संहिताओं में वो करना है। मेद्य औषधियों का प्रयोग करना है। फिर प्रतिसरणम, मतलब इसमें वायु को जो है वो हमें प्रतिसरणम च विधीयते मार्गम च विधीयते, प्राण वायु को हमें नीचे की डायरेक्शन में लाना है, उदान वायु को नीचे से ऊपर करना है, व्यान को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है, अपान को नीचे की तरह से लेना है, और समान जो है वो सर्कुलेट होता है जहां पे अग्नि का स्थान है। इस तरह से जो प्रतिसरण है वो होना चाहिए। अ, और दूसरा क्या है कि इसमें और चिकित्सा हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ऊर्ध्वांग का ये व्याधि है, तो हम इसमें हम लोग नस्य दे सकते हैं, शिरोधारा कर सकते हैं, शिरोबस्ती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मुख कुहर से कुछ दवाइयां जाएं, वहां से एब्जॉर्ब होकर सबलिंगुअली जाएं, तो उसको हम लोग प्रतिसारण, प्रतिसारण की क्रिया जो रहती है वो कर सकते हैं। ठीक है। उस तो और इसमें हम लोग कुछ कुछ मेडिसिन देते हैं जो अफेजिया ठीक करता है, वो मैंने देखा है, सर के क्लिनिक में भी देखा है, अपने प्रैक्टिस में भी बहुत लोगों को ठीक है, जिनको स्ट्रोक का हिस्ट्री है, पैरालिसिस होने के पहले स्ट्रोक आया, ब्लड क्लॉट हुआ, थ्रोम्बस हुआ, क्लॉट हुआ, और वो लोग अचानक बोलने में ठीक गड़बड़ आ गए, तो उनमें मैंने यष्टि मधु, शंख पुष्पी, मंडूक पर्णी, ब्राह्मी, गुडुचि, रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा काम करता है, बचा, कोष्ठ, पिप्पली। तो इसमें बहुत सारे संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य हैं, और बाकी ब्रहणीय और संधानीय और बल्य, ये सारे द्रव्य हैं। तो यष्टि मधु, शंख पुष्पी, मंडूक पर्णी, ब्राह्मी, गुडुचि, रुद्राक्ष, वचा, कुष्ठ वनस्पति और पिप्पली, इसका प्रयोग कर सकते हैं। काढ़ों में तो हमें ब्रीहण वाले काढ़े देने हैं, जैसे कि विदार्यादि कषायम। फिर कल्याणक जो मन पे काम करे, उन्माद अपस्मार का जो है कल्याणक कषायम। फिर ब्राह्मी द्राक्षादि कषायम, माश बोला आत्मगुप्तादि कषायम। आत्मगुप्ता जब देते हैं ना तो उसमें नेचुरल डोपामाइन रहता है, और डोपामाइन जो है वो हैप्पी हार्मोन से क्रिएट करता है। तो आत्मगुप्ता मतलब कपिकच्चू। तो माश बला आत्मगुप्तादि कषायम ऐसे अगर दे तो ब्रीहण भी करेगा, शुक्र धातु को भी रिपेयर भी करेगा। भद्र दार्वादि कषायम, अष्टवर्ग कषायम, अष्टवर्ग में जीवक ऋषभक नहीं है जो ये जीवने गण में, बाकी 8 चीजें हैं उसको अष्टवर्ग बोलते हैं। तो क्या है वो 8 चीजें? मेधा, महामेधा, काकोली, शिरकाकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु। ये जीवने गण के 8 जो चीजें हैं। जीवक ऋषभ संधि, तो इसलिए हम लोग अष्टवर्ग के च्यवनप्राश वगैरह में भी यूज करते हैं। इसी तरह से चूर्ण कल्पनाएं देनी है, जो हीलिंग भी करे और ब्रेन का कॉम्प्रिहेंशन भी करे, ब्रेन का थिंकिंग, कॉग्निशन, ये सारी चीजों को अच्छा करे। तो उसमें सारस्वत चूर्ण, सारस्वत चूर्ण के लिए हमारे सर बताते हैं कि रविवार को आप लोग एक पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, उसका पत्तों का पत्तल बना के, और घी और चावल खाएं, तो संडे को वो पीपल का पेड़ जो है उसमें अग्नि अच्छी रहती है, और सूर्य का दिन होता है इसलिए मेधा की अग्नि भी जागृत होती है, इसलिए घी और चावल और सारस्वत चूर्ण डाल के मिक्स करके खाने से बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है। और ये दवाई फेल नहीं हुई है आज तक, उसका रिजल्ट है। इस तरह से कल्याणक अवलेह चूर्ण दे सकते हैं। कल्याणक अवलेह चूर्ण सहस्त्र योगम या बहुत सारे ग्रंथों में बोला है कि अगर कोई इंसान बोल नहीं पा रहे तो कल्याणक अवलेह देने से या चूर्ण देने से वो बोलने लगता है अच्छे से।
ऐसा मैंने एक एग्जांपल देखा है। मैं जब बीएमएस कर रहा था तो एक सीनियर थे जो इंटर्नशिप कंप्लीट किए हुए थे, तो वो उनको कुछ ऐसे इंजुरी वगैरह हो गया था, तो वो बोल नहीं पाते थे। तो हमारे, मैं एक सर के पास जाता था जमदग्नि सर के पहले जाने के पहले, तो वो सर ने उनको कल्याणक अवलेह खाने को दिया रोज रोज। तो ऐसे चेंजेस आए 2-3 महीने में, वो एकदम अच्छा बोलने लगे, उनका लैंग्वेज अच्छा हो गया, जो एक्सीडेंट की वजह से प्रॉब्लम होता वो सब ठीक हो गया। और दूसरा क्या है कि रुद्राक्ष का चूर्ण 3 ग्राम सुबह शाम दें, शहद के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वचा चूर्ण दें, तो वचा चूर्ण जो है संज्ञा स्थापन भी है, लेकिन वचा चूर्ण को ज्यादा कभी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पेट में इरिटेशन करके पित्त बढ़ा सकता है, उल्टी करा सकता है। क्योंकि वमनोपग गण में भी वचा बताए, हर वनस्पति का गण मालूम होना चाहिए कि कौन से गण में है। जो लोग द्रव्य गुण पढ़ते हैं उनको मालूम होता है। तो ये ज्यादा अगर हमने वचा का प्रयोग किया तो वमनोपग गण, फिर वो उल्टी होने लगेगा। इसलिए इसको कम डोज में, बहुत कम डोज में, 2 ग्राम तक हमें 21 डेज दे के फिर रोकना है, फिर देना है। और मैं, हाँ, ब्रोकाज एरिया में भी काम करते हैं। मैं आपको ये बात और बताना चाहता हूँ कि पहले के जो वैद्य लोग थे वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि स्वर्ण भस्म, स्वर्ण बहुत अच्छा ब्रेन पे काम करता है। वो लोग क्या करते थे कि वचा का वनस्पति लगाते थे, और जो ऐसे रॉड टाइप सोने का लाते थे और उसमें लगाते थे। तो सोना जितना एब्जॉर्ब होता था वचा वाले पेड़ में, पौधे में, उतना वो ज्यादा इफेक्टिव होता था। तो जैसे हम लोग स्वर्ण प्राशन कराते हैं तो उसमें वचा, स्वर्ण भस्म और जो भी द्रव्य डालते हैं, तो जो ये वैद्य लोग थे ना वो बच्चा ऐसे कर देते कि उसमें सोने का जो ऐसे रॉड टाइप है वो डाल देते थे। जब वो बड़ा हो जाएगा पेड़, तो अपने आप फिर वो सोना निकाल के और उसको पीस के सुखा के, और या सुखा के पीस के, और वो मार्केट में देते थे पेशेंट लोगों को। तो जिन लोगों को स्वर्ण वाला ये दिया गया उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसका मैं आप लोग को ये दूंगा आर्टिकल जो है पीडीएफ, वो मैं दूंगा आप लोग को, बहुत अच्छा मजा आएगा सीखने के लिए। इसी तरह से इसमें बलाचूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ खाने के बाद देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वचा यष्टि आदि चूर्ण, यष्टि मधुमेह भी है, हीलिंग भी करता है, जहां जहां ब्रोकाज एरिया, पैराइटल लोब, मोटर मोटर कॉर्टेक्स वगैरह में जहां पर भी इंजरी हुई है वहां हील कर देगा। मन का भी हीलिंग करता है। और न मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज से 15 दिन पहले मेरे पास एक कपल आए थे, तो उन दोनों में बहुत लड़ाई होता था। मेरे क्लिनिक में बैठे बैठे 3 घंटा लड़ाई करते रहे, एक दूसरे का बुराई निकालते रहे। इतना लड़े कि मुझे हेडेक होने लगा। और मैंने कहा कि अच्छा हुआ मेरे साथ कोई मेरी वाइफ नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ा ही नहीं पाता। मतलब इतना इरिटेट कर दिया उन्होंने, इतना। 3 बजे आए थे और 6 बजे गए, 6, 6:30 बजे गए। और मुझे इतना हेडेक हो रहा था उस दिन। तो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, एक बेटी है और पति का अफेयर है, 3-4 जगह इलीगल रिलेशनशिप भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इससे पत्नी उसको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी। पत्नी सही थी लेकिन हस्बैंड का दिमाग खा जाती थी। और फिर हस्बैंड उसको समझाता था कि मत बोलो मत बोलो। फिर वो उसकी गलतियां निकालेगा, फिर उसके माँ बाप की निकालेगा, ये उसके माँ बाप की निकालेगी। ऐसे इतना कटर कटर दिन रात होते रहता था। मैंने उनको मतलब हमारे सर बोलते हैं कि संधानीय गण का द्रव्य दे देना चाहिए। मैंने उनको कहा कि आप ये दवाइयाँ गोलियां खाइए, और मैं आपको आम पाचक वटी भी देता हूँ, आपको कैसा लग रहा है तो हम देखते हैं क्या होता है। उन्होंने पहला डोज खाया, संधानीय गण के गोलियां आती हैं, वो खाया, और आम पाचक वटी खाया। पता नहीं क्या हुआ, मैजिक हुआ। और वो लोग यहाँ से लोनावाला गए, रात भर रुके, और ये कुछ मैजिका करके कुछ तो जगह है वहां पे गए, खेले कूदे, पानी में वो किए, वहां भी बारिश हो रही है। उसके बाद में मतलब 15 दिन पहले से ही बारिश हो रही है। फिर उसके बाद में वो लोग एम्बे वैली गए, वहां एंजॉय किया उन्होंने, हस्बैंड वाइफ ने। फिर उसके बाद गोवा गए, गोवा के बाद फिर वो अपने जगह गए। मतलब ये चेंजेस जो संधानीय गण, मन मन पे भी संधान होने लगता है। जो ग्रंथों में बोला है उसका एप्लीकेशन करना चाहिए। तो मैंने संधानीय गण दिया था अपने सर की बात मानकर, और सच में मुझे फायदा हुआ। तो यहाँ पर भी संधानीय गण में यष्टि मधु भी आता है। और संधानीय गण के द्रव्य जो है वो जैसे लाक्षा है, और आभा गुगुल में बबूल का गोंद है, और भी बहुत सारे संधानीय गण के द्रव्य वो सब देते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा संधान होता है, अच्छा फायदा होता है। फिर वचा यष्टि आदि चूर्ण है, वो देने से फायदा होता है। उसी तरह से ब्राह्मी वटी, यष्टि मधु का गोली आता है, घन आता है, घन वटी, वो देने से फायदा होता है। ब्राह्मी वटी स्वर्ण युक्त भी रहता है, बिना स्वर्ण वाला भी रहता है। फिर उसके बाद में भूग्न तेलम करके सहस्त्र योगम में एक मेडिसिन है,
वो मस्तिष्क में कहीं भी इंजरी होती है उसके लिए फायदा होता है। फिर शीर बला तिल का नस से बस्ती पीने के लिए दें। प्रसारण्यादि तेल पीने के लिए बस्ती नस से, पीने के लिए भी कम ही देना है, आधा आधा या 1/4 टीस्पून, इतना ही देना है, ज्यादा नहीं। उसी तरह से घृत कल्पना, हमारा आयुर्वेद जो है वो घृत कल्पना पे ज्यादा जोर देता है, क्योंकि जो घृत है वो मज्जा को पोषण करता है, शुक्र को पोषण करता है, जो हायर जो हमारे धातु हैं उन पे काम करता है। तो इसमें सारस्वत घृतम दे सकते हैं, कल्याण घृतम। और मस्तिष्क रोगाधिकार भेषज रत्नावली में भी घृत का बहुत ज्यादा योग बताया है। उन्माद अपस्मार में तो बताया ही है चरक संहिता में, महापैशाच्य घृत, महाकल्याण घृत, फिर महापंचगव्य घृत। यहाँ पे कल्याण घृत, महाकल्याण घृत देने से फायदा होता है। ब्राह्मी घृत दे। और इसमें अलग अलग तरह का विचारणा के साथ स्नेहपान कराएं ब्राह्मी घृत का। विचारणा का मतलब क्या होता है कि 24 विचारणाएं स्नेह की बताइए, जैसे कि लड्डू बनाना, हलवा बनाना, खिचड़ी बनाना, मतलब ऐसे 24 टाइप के बताए। आप लोग कोई मिठाई उठाई में घी डाल के और ब्राह्मी घृत डाल के अगर पेशेंट को दे, तो ये जो ब्रेकनेस एफेजिया है वो ठीक हो जाता है। तो ब्राह्मी घृत है, महाकल्याण घृत, कल्याण घृत, सारस्वत घृत, उससे फायदा होता है। दूसरा क्या है कि हम जब भी ये मेडिसिन देते हैं तो रसायन काल में दें, और नहीं तो हम लोग व्यानोदान काल में दें, व्यान और उदान का काल खाने के बाद। या फिर अगर और देना है तो शाम के टाइम दें, शाम को 3:30 से 5 के बीच में दें, जब उदान वायु का टाइम रहता है नॉर्मली प्रकृति के हिसाब से। 3:30 से 5 के बीच में दे ब्राह्मी घृत, महाकल्याण घृत, सारस्वत घृत। तो उदान वायु को वो और अच्छा कर देता है, रेगुलेट कर देता है। इसी तरह से हम लोग ब्रेन का पैथोलॉजी है, अफेजिया है, कि वो इंसान ठीक से बोल नहीं पा रहे, बोल रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर वो कंफ्यूज्ड है ना। वो ऐसा नहीं है कि वो पागल हो गया है, लेकिन वो बोलने में उसका ब्रेन का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, या बोलने में अड़कड़ा रहा है, मतलब वो रुक रुक के बोल रहे हैं। ये सारी चीजें वाक संग है, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो वेंटिलेटर पे होते हैं, वेंटिलेटर हटा दिया तो वो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तो वहां लगा दिया, ट्रकिया में ट्रैकोस्टोमी करते हैं। लेकिन अगर वो ट्रैकोस्टोमी को सिल भी दिए क्या, तब भी इंसान बोलना चाहते हैं, ट्रैकोस्टोमी के बाद भी बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं। ऐसे कंडीशन में क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं डिप्रेशन की वजह से ये बीमारी होती है, ब्रेकनेस अफेजिया ऐसे होता है। तो इसमें हील करना है तो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म 50 mg दूध के साथ सुबह शाम दें, या शहद के साथ दें। इसी तरह से पूर्ण चंद्रोदय रस दें, चंडामृतम करके आती दवाई, रसराज रस दें, महावाद विध्वंसक रस दें, स्वर्ण मालिनी वसन, सिद्ध मकर ध्वज, मानस मित्र गुटिका, है ना, और मानस चिंतामणि रस, मानस हृदय, मानस वल्लभ रस, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, वह सब दें जो मन पे काम करती हैं। इसी तरह से सारस्वता रिष्ट है, अश्वगंधा रिष्ट है, देवदारवा रिष्ट है, दशमूला रिष्ट है, द्राक्षा रिष्ट है। कंडी जहां एचबी कम है द्राक्षा रिष्ट दीजिए, जहाँ पे वात कफ संप्राप्ति को ठीक है तो दशमूला रिष्ट दीजिए। अलग अलग कंडीशन में ये आसव रिष्ट देते हैं। इसी तरह से शंख पुष्पी का सिरप आता है, पहले बैद्यनाथ बहुत बनाता था, अभी डाबर भी बना रहे हैं। तो शंख पुष्पी का सिरप सुबह शाम दे तो ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है। प्रतिसारण करना है तो क्या करना है कि हम लोग सारस्वत चूर्ण को लेके, और जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है और जीभ है उसमें हम लोग लगा देते हैं, पाउडर को, चूर्ण को ऐसे लगा देते हैं, पतला लेयर, उसको बोलते हैं प्रतिसारण। तो सारस्वत चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। भुग्न तेलम करके एक ग्रंथ में बताया उसका कर सकते हैं। कल्याणक अवलेहम है, छोटे बच्चों के लिए, जो लोग ये मुनमुन और क्या बोलते हैं, मुनमुन और बड़बड़ हकलाना ऐसे काम कर रहे हैं, मुनमुन गदगद मिनमिनित्व, ऐसे कंडीशन में भुग्न तेल बताया है ग्रंथों में, उसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से कुछ एक्सटर्नल थेरेपीज भी बताई हैं। गदगद, हाँ गदगद। उसी तरह से एक्सटर्नल थेरेपीज में रासनादी चूर्ण को निम्ब अमृता एरंड तेल के साथ दे, तो ये पेट साफ करेगा, अपान को अच्छा करेगा तो प्राण को भी अच्छा कर देगा। उनकी गति डाउनवर्ड डायरेक्शन है, अपान की और प्राण की। इसी तरह से संज्ञा स्थापन गण के दवाइयां अगर हम लोगों ने दिया खाने के लिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। शिरोवस्ती दें, जैसे नारायण तेल का, जो शीत वीरात्मक तेल है उसका दें तो नारायण तेल के शिरोवस्ती से फायदा होता है। वाताशिनी तेल है, धानवंतर तेल है, क्षीरबला तेल है, कार्पस हस्त्यादि तेल है। शिरोवस्ती एक तरह का मूर्ध तेल होता है,
मूर्ध तेल का ट्रीटमेंट होता है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जहाँ पे अफेजिया है तो ये स्काल्प को रक्षा करता है, वातिक जो बीमारियां हैं उसमें काम करता है, और ये क्लैरिटी लाता है सेंसेस में, अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके काम में क्लैरिटी लाता है। अभी जैसे मोदी जी ने अपने मंत्रियों का विभाग दे दिया, नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, रोड और हाईवे मिनिस्टर हैं, तो उनको क्लैरिटी हो गया। गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी है, ऐसे क्लैरिटी हो गया। ऐसे ही ये जो शिरोबस्ती है, ये ऐसा उपक्रम है शरीर में कि हर सेंस ऑर्गन को क्लैरिटी ला देती है। कान को कि आपको सुनना है, स्पीच सेंटर से लेके पूरा वागिंद्रिय तक कि आपको बोलने में काम करना है। ऑडिटरी नर्व और वहां पे सेंटर से वो पूरा कोऑर्डिनेशन है, उसको क्या कि आपको सुनने का काम करना है। ऐसे ये क्या करती है, शिरोबस्ती, जब हम नारायण तेल, महावात विदंत, वाताशिनी तेल है, धन्वंतर तेल है, शीरबला तेल है, कार्पसेसरी तेल है, या फिर कल्याणक घृत है, इसका शिरोबस्ती करते हैं। तो इससे क्या होता है कि, या महापैशाचिक घृत है, तो इससे बोलने का, अपना जॉ का, सिर का ताकत बढ़ता है। ये शिरोबस्ती इतना अच्छा है। तो ये 7 दिन तक किया जाता है शिरोबस्ती। उसके बाद जब करेंगे तो अति स्नेहन के लक्षण आते हैं कि आंसू आ रहे हैं, थूक बहुत ज्यादा आ रहा है, सलाइवेशन हो रहा है, तो हमें व्यापत नहीं करना है। उसी तरह से नस से करना है तो शीरबला तेल है, ब्राह्मी तेल है, ज्योतिषमती तेल है, फिर हींगू का तेल बना के हम नस से दे सकते हैं। तो बच्चा तेल तो बहुत अच्छा काम करता है। इससे नस से करने से क्या होता है कि संज्ञा स्थापन होता है और हीलिंग होने में ज्यादा, जैसे हम ब्रिहन करना चाहते हैं तो, और हील करना चाहते हो, शीरबला तेल है, और अश्वगंधा तेल है, ज्योतिषमती तेल है, ये संज्ञा स्थापन भी करते हैं और वात का शमन करते हैं। इसी तरह से गंडूश करना है तो शीरबला तेल का गंडूश करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सबलिंगुअली जितना मेडिसिन एब्जॉर्ब होगा उतना अफेजिया जैसी कंडीशन है वो ठीक होती है। ब्लैकनेस अफेजिया को हमें ठीक करना है। इसी तरह से शीर पाक देते हैं तो बला मूल का शीर पाक देते हैं, विदार यदि शीर पाक देते हैं, दशमूल शीर पाक देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर बस्ती में मुस्तादी राज यापना बस्ती जो है, हमारे सिद्धि स्थान में यापना बस्ती का एक अध्याय है, उसमें देखिए कि जो क्रॉनिक क्रॉनिक ब्रेन की इंजरी वगैरह हो जाती है उसमें इसका करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से विदार यदि शीर कषाय है, दशमूल शीर कषाय, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से बस्ती करने से, मतलब बस्ती में वो सारे शीर कषाय भी दे सकते हैं। फिर माधु तैलिक यापना बस्ती देने से फायदा होता है। अनुवासन और धान्वंतर तेल का बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। रसायन में लहसुन रसायन है, बचा रसायन है, बचा को रसायन की मात्रा में देना है। सारस्वता रिष्ट है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सुश्रुत संहिता अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे बचा वनस्पति का रसायन, जैसे हम लोग पिपली रसायन पढ़ते हैं, बचा रसायन के बारे में सुश्रुताचार्य जी ने बहुत अच्छा बोला है कि, और बच्चा अगर अपने रसायन मात्रा में कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा लिया, एक एक चुटकी लिया, तो सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। और दूसरा क्या, मेमोरी को अगर 12 दिन तक दिया, केवल 12 दिन बच्चा का चूर्ण दीजिए, आपका मेमोरी अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी बातों को बहुत दिनों तक याद रखना, वो जो प्रोलॉन्ग होना, यह भी बच्चा का चूर्ण करता है। उसी तरह से बच्चा जो चूर्ण है वो वाक शुद्धि, मतलब जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे जो तुतलाते हैं, जिसको हम मिन मिन गदगदत, और जैसे शाहरुख खान है वो किरण ऐसे जो बोलता था, अभी तो वो अच्छा हो गया है। वाक सिद्धि करना है, या बच्चे जो तोतलाते हैं, या बच्चे क को ट बोलते हैं, र को ल बोलते हैं, ऐसे अलग अलग शब्द बोलते हैं, उसमें बचा कर देने से बहुत अच्छा फायदा है। इसलिए हम लोग स्वर्ण प्राशन में बचा स्वर्ण बचा जरूर रहता है। संज्ञा स्थापन भी है, और ये सारा स्त्रोतरोध को दूर करके, स्त्रोतरोध मतलब ब्लड का जो स्त्रोतरोध है, नर्व का कंडक्शन नहीं हो पा रहा है, प्राण वायु नहीं सर्कुलेट हो पा रही है, प्राण वायु का कार्य अपान का नहीं हो रहा है, इन सब में बच्चा जो है वो बहुत ही अच्छा है। और ये बहुत दीर्घ आयु भी देता है, बच्चा का प्रयोग करते हैं तो। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ कि मेरा एक क्लासमेट है जो ब्रिगेडियर है इंडियन आर्मी में। तो उसका क्या हुआ था कि उसने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद उसने आईएमए का मतलब एक एसएसबी इंटरव्यू होता है जो इंजीनियर लोग के लिए रहता है, वो इसने इंटरव्यू अटेंड किया, और उसका डायरेक्ट सिलेक्शन आर्मी में हो गया। और उसके बाद में उसको कैप्टन बना के, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, जहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब आर्मी में ज्वाइन करते हैं, वहां पे उसको भेज दिया गया। वो महाराष्ट्रियन था। तो एक बार वो गाड़ी में सो रहा था, तो उस जमाने में 2005 में
एक गाड़ी होती थी शक्तिमान करके, एक ट्रक होता था आर्मी का ट्रक, आपने बॉर्डर मूवी में भी देखा होगा। तो वो ट्रक में सो रहा था वो, बाकी लोग जागे थे। तभी ड्राइवर का ब्रेक फेल हो जाता है श्रीनगर जाते हुए। और उस टाइम पे आतंकवादी हमले बहुत होते थे 2005 में। मतलब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गई थी, और मनमोहन जी की गवर्नमेंट आ गई थी। तो कांग्रेस का जैसे होता है ना, सरकार आती है तो टेररिस्ट अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग, मतलब जो भी उनका पॉलिसी है उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो वो लोग जा रहे थे, आईएमए से अभी पास आउट ही हुआ था, ट्रेनिंग हुई थी उसकी 1 साल की, और वो लोग जा रहे थे श्रीनगर, और रास्ते में ब्रेक फेल हो गया और खाई में वो गाड़ी गिर गई। तो बाकी लोग तो जंप मार के उतर गए, ड्राइवर भी और जितने उसमें थे जंप मार के निकल गए, लेकिन वो सो रहा था। तो जो ट्रक का जो वो एक भाग रहते हैं ना, उसके सिर पे लग गया, उसको हेड इंजरी हो गया। हेड इंजरी के बाद उसको हेलीकॉप्टर से लाके और पीजीआई चंडीगढ़ में ऑपरेशन हुआ, पूरा ब्रेन को ओपन करके और सर्जरी हुआ। तो उसमें यही अलग अलग जो ब्रोकाज एरिया है और ये जो लोब, फ्रंटल पैराइटल, उसमें इंजुरी था। तो वो इंसान जब पीजीआई चंडीगढ़ में उसके मम्मी पापा गए फ्लाइट पकड़ के, तो वो आंख खोल रहा था, बाकी पूरी दुनिया से वो कट ऑफ हो गया था। उसको पता नहीं था वो कौन है क्या है, एक डेड बॉडी की तरह था, केवल आंखें खुलता था। उसको फिर खाना खिलाते थे तो खाना खाता था, सोने को बोलते थे सो जाता था। मतलब सब तरह से उसको अफेजिया जैसे था, बोल भी नहीं पाता, कुछ भी नहीं था। तो उसको पुणे में लेके आए, तो बड़े बड़े डॉक्टर लोग के पास ले गए, तो सबने कहा हम इलाज करेंगे लेकिन हम गारंटी नहीं देंगे कि ठीक होगा कि नहीं होगा। हमारे सर के पास, जमदग्नि सर के पास भी ले गए, और उसकी बहन जो थी वो हमारे अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ती थी, तो वो मुझे बोली आप करेंगे क्या। तो अभी जमदग्नि सर ने भी कह दिया कि मैं इलाज करूंगा लेकिन गारंटी नहीं दूंगा कि ये ठीक होगा। और आर्मी ने बोर्ड आउट कर दिया बिना पेंशन का, कि आपको पेंशन में नहीं। अब वो डिसेबल हो गया है, उसको निकाल दिया आर्मी ने। तो एक ही बेटा और 2 बहन थी, वो बहुत टेंशन में आ गई फैमिली, तो वो मेरे पास लाए। तो मैंने सोचा कि मैं अपना हिसाब से इलाज करूंगा, मुझे आए या ना आए। और मेरा अभी नया प्रैक्टिस था, मैंने कहा कि मैं उन्माद अपस्मार की चिकित्सा करूंगा, मस्तिष्क पे वही काम करता है। मैंने जमदग्नि सर से सीखा था। अभी सर ने ना बोला, सर ने गारंटी नहीं दिया, सर बोले हम करेंगे लेकिन हम गारंटी नहीं देंगे। मैंने बोला कि मैं करता हूँ। मैंने उसको नस से दिया, संज्ञा स्थापन गण के दवाइयां दिया, और जो जो मैंने दवाइयां बताया है ना, महापैशाच्य घृत, महाकल्याण घृत, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसन, महा ये सहस्रपुटी अभ्रक भस्म, ये सब दिया। फिर वो धीरे धीरे ना रिकवर होने लगा। उसने सबसे पहले अपने मम्मी को पहचाना, फिर पापा को पहचाना, बहनों को पहचाना, मुझे नहीं पहचान पा रहा था। फिर वो बैठने लगा, उसको लाते थे मेरे क्लिनिक में तो 4 लोग उठा के लाते थे, और उसका बस्ती शुरू किया। धीरे धीरे वो रिकवर होते गया, हील होते गया ब्रेन का एरिया। धीरे धीरे उसको सब चीज याद आ गई। फिर उसको वो आर्मी हॉस्पिटल में ले गए, यहाँ पे कमांड हॉस्पिटल में। तो उसको बोले कि अब तुम ना यहाँ पे एडमिट हो जाओ, ऑफिसर का एक अलग ये रहता है, वार्ड रहता है, वहां पे एडमिट हो जाओ, हम आपका आगे का इलाज करेंगे। लेकिन वो बोलता था ठीक है, वहां उसने कुछ तो जुगाड़ लगाया और वो मेरा इलाज करते रहा। 3 महीना वो गाड़ी लेके आता था मेरे क्लिनिक में, नस से और ये सब करता था। उसने मुझे भी पहचाना, उसको सब चीज याद आने लगी। आते आते उसको एक ही चीज याद नहीं आ रहा था कि उस दिन क्या हुआ था। वो चीज उसको 3 महीने के बाद याद आई। फिर वो ठीक हो गया पूरा 3 महीने में। फिर वो आर्मी हेडक्वार्टर में गया, यहाँ पर गया, यहाँ पे उसको मेडिकली फिट बोल दिया, फिजिकली मेंटली फिट। फिर आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली गया, वहां पे उसको आर्मी ने फिर से ले लिया, और उसको कैटेगरी रहती है जिससे प्रमोशन होता है, A++ कैटेगरी मिला उसको, और वो आज आर्मी में ब्रिगेडियर है। तो जो एलोपैथी साइंस ने बोला था कि अफेजिया, ब्रेकनेस अफेजिया नहीं हो सकता ठीक, या ब्रेन में इंजरी है, वो नहीं, वो आयुर्वेद से होता है। वो कभी यहाँ पे आएगा, मैं इधर लेके आऊंगा, वो मेरा दोस्त है। तो आप लोग देखिएगा, ऐसी कंडीशन, ऐसी बीमारियां आयुर्वेद से ठीक होती हैं, असाध्य से असाध्य बीमारियां। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपने ऐसे कुछ सिमिलर केसेस देखे हैं? जी सर, प्रणाम सर। मैंने ऐसा केस देखा है सर। बिल्कुल से वैसे ही आपने बोला ना, स्ट्रोक आया था उसे। वो पेशेंट करीब करीब 55 एज का था सर। और वो जब उनको स्ट्रोक से वो पूरे नॉर्मल तरीके से बाहर निकल चुके थे। मतलब कोई भी वीकनेस नहीं था कोई भी बॉडी पार्ट में। तो बस ये एक ही कंप्लेंट के लिए मेरे पास आए थे कि उनका स्पीच प्रॉपर नहीं। तो मुझे लगा स्पीच प्रॉपर नहीं तो हो सकता है कि
उनको थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रहा हो ऐसे। पर जब मैंने खुद होके पेशेंट जब मेरे पास सामने आया, मेरे क्लिनिक में घर आया, तो मैंने उनके साथ बात करना चाहा, तो मैं उनसे बात करती थी ना सर, तो बिल्कुल मतलब एक वर्ड भी मुझे नहीं समझता था। पर वो आदमी को ऐसा लगता था मैं बहुत सारी बातें करूं, डॉक्टर को मैं सब बताऊं। तो वो कोशिश बिल्कुल कर रहा था, कंटिन्यू उसका टॉक, मतलब उसकी भाषा में वो बोल रहा था, पर मुझे एक वर्ड भी नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर उनकी वाइफ उनके साथ थी, तो उनको पूछा भी मैंने, तो बोले उनको बोलने की बहुत इच्छा हो रही है और उनको लग रहा है कि सबको मेरी भाषा समझ रही है। वो भी उनको लगता था कि मैं बात कर रहा हूँ ना, तो सबको मेरी लैंग्वेज समझ रही है, पर किसी को कुछ समझता नहीं था। और इस वजह से ना फिर धीरे धीरे करके, जैसे मैंने 6 महीना तक ट्रीट किया होगा सर वो पेशेंट को, तो उसमें ना डिमेंशिया की भी कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो गई थी। तो एक मतलब 2-3 महीना ट्रीटमेंट करने के बाद जब आई, तो उनका कहना था कि ये घर से निकल गए, कहीं पे चले गए, और फिर हमको बहुत मुश्किल से उनको ढूंढना पड़ा। तो मतलब ऐसे केस में बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पर्सन ना एड्रेस बता पाता है, ना कुछ कर पाता है, और खुद का घर घर ही भूल गया। तो मतलब उनके साथ में फिर 24 आवर्स के लिए एक पर्सन रखा गया था। पर पूरा तरीके से मैं वो पेशेंट को बिल्कुल ठीक नहीं कर पाई सर। पर बिल्कुल ऐसे पेशेंट दिखने को मिलते हैं सर। जी सर। और मैं एक और केस बताना चाहता हूँ। एक मेरा और क्लासमेट था, जो स्कूल का क्लासमेट था, उसका नाम था किरण पवार। तो वो एक बार बाइक से जा रहा था, और इंजीनियरिंग किया हुआ था। वो बाइक से जा रहा था बिना हेलमेट के, और उसका जो ये टू व्हीलर है स्प्लेंडर, वह एक ट्रक से टकरा गया, और टकराने से सिर में उसको चोट लग गया। तो उसका भी सर्जरी वगैरह हुआ, न्यूरोलॉजिस्ट ने इलाज किया, सब कुछ किया। लेकिन वो क्या करता था कि जैसे उसको बोलना है कि मस्जिद जाना है, तो वो बोलेगा कि मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। ऐसे उसको शॉर्ट सर्किट हो रहा था ब्रेन में, बोलते बोलते वो कुछ उल्टा उल्टा बोलता था। और वो भी ऐसे ही कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पाता था। उसका भी मैंने इलाज किया, तो वो भी ठीक हो गया था। लेकिन अभी कुछ कुछ ऐसे लाइफ में बातें होती है कि जब ये ठीक हो गया, तो 5 साल बाद उसकी शादी हुई। शादी हुई तो जो उसकी वाइफ थी, उसका कहीं तो अफेयर था। तो उसने क्या किया कि शादी किया और उससे संबंध ही नहीं बनाया, मतलब रिलेशनशिप ही नहीं रखा। उसका बैड लक। और उस लड़की ने क्या किया कि हस्बैंड हस्बैंड को बोल दिया कि अलग रहना है, मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा करा दिया, प्रॉपर्टी का डिवीजन करा दिया। और उसको बच्चा ना रह जाए इसलिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती थी, और उसके साइड इफेक्ट से हैवी मेंसेस हो रहा था। तो मैं दवाई दे रहा था, तो उसने मुझे बताया कि मैं ये दवाइयां खाती हूँ कि बच्चा ना हो, और इसका साइड इफेक्ट हुआ है। वो उनका बातें वो छोड़ देते हैं। फिर बाद में उस लड़की ने उसको इम्पोर्टेंट प्रूफ करा दिया मेडिकली, लैब में जाके इम्पोर्टेंट प्रूफ करा के, और डिवोर्स ले लिया, सारा प्रॉपर्टी लेके चली गई। तो ये डिप्रेशन में गया, और डिप्रेशन में जाने के बाद फिर से उसको यही चीजें होने लगी, ब्रेकनेस अफेजिया। और धीरे 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 एक बार तो पुलिस स्टेशन में चला गया कि मुझे जेल में डालो। ऐसे ही चला गया अचानक, मतलब इतना डिप्रेशन में था वो कि मेरी वाइफ ने ऐसे किया। और बाद में उसने सुसाइड करके मर गया। मतलब उसकी ट्रेजेडी है, लेकिन ये चीजें होती हैं। उसने बाद में मेरे से नहीं इलाज किया, वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में था। जी। आप लोग को और कुछ केस बताना है तो बता सकते हैं। सर आपने केसेस बहुत अच्छी बताई। और दूसरा चीज जैसे आपने बताया ये योग सच में कारागार होते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे केसेस सीखे हैं। हमारे जो भी 3 टाइप के अफेजिया है सर, उसमें से आपने वर्निकीस अफेजिया डिस्कस किया। ऐसी ब्रॉडमन्स के क्लासिफिकेशन में 44-45 एरिया जो है वो मोटर एरिया को कंट्रोल करता है। तो मोटर एरिया में जो हमारा स्पीच एरिया है उसका ब्रोकाज एरिया करके है। आप जो उदान और इसकी बातें कर रहे हैं ना सर, वो बराबर ट्रीटमेंट में इतना सटीक लागू होता है, बिकॉज वर्निकीज एरिया जो है ये इसका प्रॉपर फंक्शनिंग अगर आप देखेंगे तो हमारे जो भी वॉवल्स, हमारे जो भी कंसोनेंट्स, जो लैंग्वेज का प्रोसेसिंग है ना, वो प्रोसेसिंग एरिया, बिकॉज इट्स इन स्पीच सेंसरी एरिया, वर्निकीज एरिया जो है 22 नंबर बाय ब्रॉडमैन्स क्लासिफिकेशन। तो इसका सुप्रा टेम्पोरल गायरस रहता है। सुप्रा टेम्पोरल गायरस मतलब हमारे जो भी लेटरल साइड, और ये दोनों एरियाज में नहीं रहता है सर, दोनों हेमिस्फेयर में नहीं रहता है। जो राइट साइडेड पीपल है उनका 99%, तकरीबन 97% ब्रॉडमन क्लासिफिकेशन 22, 44, 45, मतलब हमारा ब्रोकाज और वर्निकीज ये लेफ्ट साइड में रहता है। और अगर लेफ्ट हैंडेड पीपल है तो उनका भी 70% लेफ्ट साइड में ही होता है। तो ये एक हेमिस्फेयर में होने की बजाय आप जब भी कभी हिस्ट्री ले, भले ही अपने को एरिया ध्यान में नहीं रहे, एनाटॉमी नहीं ध्यान में रहे, इतना ध्यान में रखना है कि अगर लेफ्ट साइडेड इंजुरी है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में कुछ इंजुरी है,
पर्टिकुलरली हमारा जो टेम्पोरल लोब है, वो टेम्पोरल लोब हमारे कान के अंदर की तरफ आता है, उसके सुप्रा टेम्पोरल लोब के ऊपर गायरस रहता है वो। और वो जो एंगुलर गायरस है वहां पे वर्निकीज एरिया रहता है। वो सेंसरी एरिया होने की वजह से उनका परसीविंग में प्रॉब्लम आता है। आप जो बता रहे हैं ना सर, वो व्यान की उदान की सारी संप्राप्ति इतनी सटीक बैठती है, बिकॉज स्पीच प्रोडक्शन आर्टिकुलेशन ये ब्रोकाज एरिया का काम है। लेकिन वहां का जो भी हमारे वोवल कंसोनेंट, हमारे जो भी विचार है, उन विचारों को अगर आपको मोमेंटरली एक्टिवेट करना है, नॉलेज अपना बताना है, या कंसोनेंट वोवल का एक स्पीच फॉर्म करके साउंड में, जिसको फिनोम्स बोलते हैं, तो उनको अगर हम वर्ड और स्पोकन लैंग्वेज में हमें जो बताना है, जो कि हमारी मेंटल स्टेज का इंटेलेक्चुअल से भी आर्टिकुलेशन रहता है, इसको फोनोलॉजिक रिट्राइवल बोलते हैं सर। ये स्पीच प्रोडक्शन वर्निकीज में डिस्टर्ब होता है। तो जब भी आप उनको ये बोलते कि वो मिन मिन गदगद और बाद में कन्वर्ट हुआ, 101% वहां पे इंजुरी जो है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर में हुआ होता है। और आप जैसे बता रहे नस्य का तो सबसे बेस्ट प्रावधान है सर। लेकिन इसके साथ में अगर आप यहाँ का जो हमारा विदुर वर्मा है, विदुर, वो विदुर वर्मा को अगर आप एक्टिवेट करते हैं पर्टिकुलरली टू लेफ्ट साइड, अगर उसने हिस्ट्री दिया कि भाई लगा था कुछ ज्यादा नहीं, खून नहीं बहा, लेकिन वो लेफ्ट साइड गिरा था, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर टेम्पोरल लोब और सुप्रा टेम्पोरल लोब का जो एंगुलर गायरस है वहां पे एरिया 22 ये करता है। वैसे ही हमारे सुप्रा टेम्पोरल लोब के वहां पे जो गायरस है, वहां पे हमारा प्राइमरी एरिया ऑफ ऑडिटरी एंड उसके नीचे सेकेंडरी एरिया, कभी भी कोई लीजन या कोई भी डिस्टर्बेंस प्राइमरी एरिया में अगर होता है, जैसे प्राइमरी मोटर एरिया बोलिए, प्राइमरी स्पीच एरिया बोलिए, प्राइमरी हमारा सेंसरी एरिया बोलिए, तो वहां का लीजन बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान करता है। मतलब बड़ा पैरालिसिस है, क्वाड्रिप्लेजिया है, पैराप्लेजिया है। लेकिन अगर वो सेकेंडरी एरिया में है, मतलब एरिया 5-6 में कहीं पे है, या सेकेंडरी एरिया अपना जो फ्रंटल लोब है उसके सुपरा मार्जिनल लोब्यूल में है, तो सर वहां का एरिया बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं देता है। आप जब भी ट्रीट करें ऐसे पेशेंट को या अफेजिया को, उसका एक आप स्कैन मंगा के ये जरूर देखिए कि कहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम है, कहाँ पे अट्रॉफी है, लेफ्ट साइडेड कितनी है, पैराइटल लोब में कितनी है। अगर पैराइटल लोब है तो 101% वर्निकिस विल बी अफेक्टेड। अगर मोटर एरिया है आपका, आगे फ्रंटल वाला एरिया है, वहां पे कुछ अगर है, और आप जब नस से देते हैं, आप जो उसको प्राणायाम करने के लिए बोलते हैं, जो मैडम सर ने आपने जो सारा पूरा क्लासिकल हमारे घृत और ये सारी संकल्पनाएं बताई, तो ये सारी चीजें सटीक इसलिए काम करती है क्योंकि वहां जाके वहां पे जो भी है वो रक्त प्रसादन, उसके साथ में मज्जा का प्रसादन, और फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स, ये सारी चीजें ओनली पॉसिबल विद आयुर्वेद सर। सो थैंक यू फॉर अ वेरी क्लासिकल टॉपिक सर। थैंक यू वेरी मच जी। और आरती मैडम आप कुछ बोलना चाह रही थी? आरती मैम है, वो आई थी चली गई। महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहते हैं, या कोई और बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? पल्लवी मैम कुछ बोलना चाहते हैं? शायद नहीं बोलना चाहते, और टाइम भी हो गया है, 8 बज गए। अब हम इस टॉपिक पे और कभी बात करेंगे, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम 9 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और इस थैंक पे यू काम सर। करने की जरूरत है। जी, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।